नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। हिंदू में देखो ज़्यादातर आर्टिकल्स आज अच्छे नहीं हैं। टेक्स्ट कंटेक्स्ट जिसके आप हमेशा बोलते हो ये भी डिस्कस करना चाहिए। इसका एक आर्टिकल है ओआईसी से संबंधित, ये हम डिस्कस करेंगे। 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक तो देखो इंडियन एक्सप्रेस का राज्यसभा की रेलेवेंस से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। मनीष तिवारी ने यह आर्टिकल लिखा है। और लाइव मिनट का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटी ट्रैफिकिंग बिल से संबंधित, जो अपकमिंग जो पार्लियामेंट का सेशन है ना, इसमें आने वाला है। तो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि डिस्कशन स्टार्ट करें, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स हम कब स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट हो रहा है आज से। जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। वो चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं video.onlyis.in पर जाके। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। PSIR के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। और एक क्वेश्चन जो आपको आज अटेम्प्ट करना है, इज द राज्यसभा नेसेसरी टुडे? क्या आज के समय में राज्यसभा की आवश्यकता है? आपको ये क्रिटिकली एग्जामिन करना है 250 वर्ड्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राज्यसभा की रेलेवेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये आर्टिकल लिखा गया है मनीष तिवारी के द्वारा। मनीष तिवारी कांग्रेस के पॉलिटिशियंस हैं जो वैसे अभी कांग्रेस की लीडरशिप से नाराज चल रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आमतौर पर जो पॉलिटिशियंस आर्टिकल लिखते हैं ना, वो पॉलिटिक्स से संबंधित होते हैं। लेकिन कई बार पॉलिटिशियंस अच्छे आर्टिकल भी लिखते हैं, जैसे वरुण गांधी के पहले आर्टिकल्स आया करते थे, वो अच्छे होते हैं। तो मनीष तिवारी ने ये जो आर्टिकल लिखा है ना राज्यसभा की रेलेवेंस के बारे में, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम जीएस पेपर 2 और ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटर इस आर्टिकल की शुरुआत में कहते हैं, देखो मेरा उद्देश्य इस चीज़ को एडवोकेट करना नहीं है कि राज्यसभा को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं। मेरा ये कहना है अब चूंकि देखो 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं राज्यसभा को बने, तो हमें कम से कम इवेल्युएट करने की आवश्यकता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ राज्यसभा को इस्टेब्लिश किया गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव सफल हो पाया है। देखो जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट चल रही थी ना, तो उस समय भी काफ़ी तगड़ी डिबेट हुई थी कि सेकेंड हाउस हमारे देश में होना भी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए लोकसभा के अलावा। तो आज के संविधान में जो आर्टिकल 80 है ना, वो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा से डील करता है कि राज्यसभा में मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, मेंबर्स का नॉमिनेशन, ये सब चीजें। लेकिन उस समय जिस आर्टिकल पर डिबेट चल रही थी ना, वो है आर्टिकल 67, यानी उस समय का ड्राफ्ट आर्टिकल 67। जब फाइनल संविधान बना तो वो बना 80। समझ गए? कुछ और आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए थे ना शुरुआत में, तो इसलिए ये वाला आर्टिकल 67 का जो ड्राफ्ट था वो फाइनली बना आर्टिकल 80, यानी कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो डिबेट चल रही थी, तो लोकनाथ मिश्रा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने पुरजोर विरोध किया राज्यसभा के इस्टेब्लिश होने के अगेंस्ट, मतलब विरुद्ध थे ये, नहीं चाहते थे कि राज्यसभा बने। इन्होंने बोला, देखो मैंने ना काफ़ी प्रेसिडेंट्स देखे हैं, मतलब काफ़ी रिसर्च की है कि विभिन्न देशों में जब भी सेकंड चैम्बर इस्टेब्लिश हुआ है ना, जैसे लोकसभा तो चुने हुए प्रतिनिधियों का ग्रुप है, लेकिन अपर हाउस में जो लोग हैं राज्यसभा में वो डायरेक्टली नहीं चुने हुए हैं। तो इनका कहना था, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा की कोई आवश्यकता है या फिर राज्यसभा को इस्टेब्लिश करने से कोई पर्पज सर्व होगा। और देखो विभिन्न देशों में भी जब सेकंड चैम्बर इस्टेब्लिश हुआ ना, तो कोई खास फायदा हुआ नहीं। सिर्फ एक तर्क जो दिया जा रहा है कि राज्यसभा के इस्टेब्लिश होने से लोकसभा में बिल्स जो हैं वो जल्दबाजी से पास नहीं होंगे, और राज्यसभा जो है वो एक स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, देखेगा क्या कोई जल्दबाजी में बिल तो पास नहीं हो रहे। तो राइटर कहते हैं, देखो ये इंश्योर करने के लिए ना दूसरे प्रोविजंस भी अपनाए जा सकते थे। उसके लिए अलग से एक हाउस का निर्माण करना, ये तो लोगों के पैसे को वेस्ट करने से संबंधित है। टाइम भी वेस्ट करना, पैसा भी वेस्ट करना,
दूसरी चीज, उस समय लोकनाथ मिश्रा ने देखो ये भी कहा, असली जो दिक्कत आएगी वो राज्यसभा में अच्छे मेंबर्स ढूंढने की आएगी जो ठीक ढंग से डिबेट कर सकें, जो वास्तव में हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकें। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि देखो अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इतने सारे मेंबर्स हैं, लेकिन बहुत कम मेंबर्स हैं जो संविधान बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी तो नाम नाम के मेंबर हैं। और उनकी बात देखो कहीं ना कहीं सही भी थी। आज के समय में आप देख लीजिए, राज्यसभा का जब सेशन चलता है तो कितने कम मेंबर्स उन प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सीरियस होते हैं। बहुत सारे मेंबर्स तो बस मेंबर बनने के बाद आते ही नहीं है, रेयरली आते हैं, सिर्फ उतना आते हैं जिससे उनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द ना हो जाए, और इंटरेस्ट भी नहीं लेते लॉ मेकिंग में बिल्कुल भी। एक जो फेमस कहावत है, राज्यसभा जो है हमारे देश में हारे हुए पॉलिटिशियंस का एक अड्डा बन के रह गई है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लोकनाथ मिश्रा के अलावा एक दूसरे मेंबर थे छिबन लाल सक्सेना। इन्होंने भी पुरजोर विरोध किया सेकंड चैम्बर का। इन्होंने कहा कि मैं तो एक चैम्बर के पक्ष में हूं, 2 हाउस नहीं होने चाहिए, सिर्फ लोकसभा होनी चाहिए। इन्होंने यह भी बोला कि देखो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो कंसेप्ट है ना, कि अलग अलग फील्ड से, जैसे स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, लिटरेचर, इन फील्ड से मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है राज्यसभा में, ये तो अपने आप में अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए है क्योंकि बहुत बार इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को मिनिस्टर्स भी बना दिया जाता है। और अक्सर देखो ऐसा देखा जाता है कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे रेखा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, इनकी प्रेजेंस कितनी रही, सिर्फ 5.17%। सचिन तेंदुलकर 6.61%। तो ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको क्यों नॉमिनेट कर दिया जाता है राज्यसभा में, और वो क्यों मेंबरशिप ले लेते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, इनको मेंबरशिप लेनी नहीं चाहिए थी ना। इसके बाद छिबन लाल सक्सेना ने ये भी कहा कि देखो मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो अपर हाउस है ना, वो प्रोग्रेस के पहिए में एक प्रकार से रुकावट का काम करता है। कोग इन द व्हील, यानी प्रोग्रेस के व्हील में क्लॉक का काम करता है, रुकावट का काम करता है। नहीं होना चाहिए सेकंड हाउस। तो ये तो देखो हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए। इसके अलावा भी बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने सेकंड चैम्बर के अगेंस्ट अपने कंसर्न्स जताए थे। देखो वैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 1 सेक्शन 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा की प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि देखो जब संविधान बना तो संविधान में ज्यादा पावर्स यूनियन को दी गई, यूनिटरी फीचर्स ज्यादा हैं। हमारे देश के संविधान को यानी गवर्नेंस के मॉडल को क्वेसी फेडरल भी कहा जाता है। पूरी तरह से फेडरलिज्म नहीं है, यूनिटरी फीचर्स काफ़ी हैं। जैसे इमरजेंसी लगने के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसीलिए सोचा गया था कि ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब देखो आज़ादी को मिले 75 साल पूरे हो चुके हैं। हमें ये सीरियसली एनालाइज करना चाहिए क्या वास्तव में राज्यसभा ने स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, या फिर ऐसी डिबेट्स हुई हैं जिससे लगे कि हाँ स्टेट्स के लिए राज्यसभा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले तो देखो ये हुआ करता था, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किसी स्टेट से, मान लीजिए राज्यसभा की ना हरियाणा में 5 सीट्स हैं, तो अगर किसी सदस्य को राज्यसभा में जाना है, हरियाणा की उन 5 सीट्स पर चुना जाना है, तो हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी था। लेकिन 2003 में यह क्वालिफिकेशन भी खत्म कर दी गई। अब तो देखो जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, हरियाणा के हैं, वो राजस्थान से चुने गए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। उसी प्रकार से अजय माकन हैं, ये दिल्ली के हैं, लेकिन इन्होंने हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए इलेक्शन लड़ा। पहले ऐसा नहीं होता था। 2003 से पहले जिसका उस स्टेट में डोमिसाइल है ना, तभी वो राज्यसभा की उस स्टेट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये चीज हटा दी गई 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के सेक्शन 3 क्लास 1 में अमेंडमेंट करके। इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट ना कुलदीप नैयर, जो उस समय राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया और कुलदीप नैयर के पिटीशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसके बाद देखो राइटर ये भी बोलते हैं, अभी हमारे देश में 24 राज्य ऐसे हैं जहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हैं, यानी कि
लेजिस्लेटिव असेंबली तो है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं। तो देखो, अगर स्टेट्स बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के काम चला सकते हैं तो यूनियन क्यों नहीं चला सकता? क्वेश्चन फिर से ये खड़ा हो जाता है कि देखो 75 साल पूरे हो गए आज़ादी को, राज्यसभा ने कैसा काम किया है इसकी डिबेट तो होनी ही चाहिए, कम से कम राज्यसभा में तो जरूर होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य के साथ राज्यसभा को इस्टेब्लिश किया गया है क्या वो उद्देश्य राज्यसभा अचीव कर पाया है या फिर नहीं कर पाया है। एक तर्क ये दिया जाता है कि देखो देश किसी इमरजेंसी में आ गया मान लो, तो राज्यसभा कम से कम कंटिन्यूअस हाउस तो है, लोकसभा तो हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है। तो राइटर कहते हैं ये तो कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, एक छोटी सी अमेंडमेंट करनी है, अभी हर 5 साल के बाद राज्यसभा अपने आप डिसॉल्व हो जाती है ना, हर 5 साल के बाद लोकसभा अपने आप डिसॉल्व हो जाती है ना, तो आप आर्टिकल 83 में एक सेक्शन ऐड कर दो, सेक्शन 2, इसमें बोल दो जब तक कि नई लोकसभा ना चुनी जाए पुरानी जो लोकसभा है वो काम करती रहेगी। जैसे होता है ना, जब तक कि नया स्पीकर ना इलेक्ट हो जाए, नया प्रेसिडेंट ना इलेक्ट हो जाए, तब तक पुराना जो स्पीकर है या फिर प्रेसिडेंट है वो काम करते रहेंगे। तो उसी प्रकार से लोकसभा में भी हम इस प्रकार का प्रोविजन कर सकते हैं कि जब तक नई लोकसभा गठित ना हो जाए पुरानी जो लोकसभा है वो काम करती रहेगी। और रही बात बेसिक स्ट्रक्चर की, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि राज्यसभा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नहीं, देखो केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था ना, इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ना कि बायकैमरलिज्म। मतलब ये कभी नहीं बेसिक स्ट्रक्चर में डिसाइड हुआ कि 2 ही हाउस होने चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये डिसाइड हुआ है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया राज्यसभा की इंपॉर्टेंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो ट्रैफिकिंग बिल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो कंटेस्ट ये है, देश के कुछ एक्टिविस्ट नेशनल कैपिटल में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं ट्रैफिकिंग बिल के नए वर्जन के लिए, जो कि देखो इस आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी प्रेजेंट किया जा सकता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करें, देखो एंटी ट्रैफिकिंग बिल का जो ड्राफ्ट है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था। मकसद था देश में जो ट्रैफिकिंग होती है ना, यानी कुछ जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें बहला फुसला के या फिर फोर्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है, बेच दिया जाता है, उन्हें कई ऐसे कामों में धकेल दिया जाता है जैसे भीख मांगना हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो ये होता है ट्रैफिकिंग। 2018 में ना सबसे पहले ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2018 आया था। ये लोकसभा में तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास हो पाता उससे पहले ही ये बिल लैप्स हो गया। इसके बाद सरकार ने फिर से बिल इंट्रोड्यूस किया 2021 में, जिसका नाम है ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस बिल के? सबसे पहले देखो ये बिल जो है देश के सभी सिटीजन्स पे लागू होता है, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर हो। इवन वो फॉरेन नेशनल्स या फिर स्टेटलेस पर्सन्स जो हमारे देश में रहते हैं, जिनका रेजिडेंस देश में है, उन पर भी ये बिल के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होते हैं। तो लॉ जो है ट्रैफिकिंग के हर एक ऑफेंस को कवर करेगा, बेशक देखो उसके क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन हो। बहुत बार दूसरे देशों से ट्रैफिकिंग करके जैसे लड़कियों को लाया जाता है फॉर एग्जांपल नेपाल से या फिर बांग्लादेश से, तो उन केसेस में भी इस बिल के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे। नेक्स्ट प्रोविजन देखो, पहले ना एक कमी थी पहले के कानून में, यह साबित करना जरूरी था एजेंसीज को कि विक्टिम्स को ट्रांसपोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है, फॉर एग्जांपल ए स्थान से बी स्थान पर लाया गया है। बट अब यह साबित करना जरूरी नहीं है एजेंसीज को कोर्ट में कि विक्टिम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन को डिफाइन कर दिया गया है इस बिल में, जैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी के लिए एक्सप्लॉयट करना या फिर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर, सर्विसेज, स्लेवरी, प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी, सर्विट्यूड और फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, यानी जबरदस्ती ऑर्गन्स रिमूव करना बॉडी से, इलीगल क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना या फिर कोई और इलीगल बायोमेडिकल रिसर्च कंडक्ट करना। तो ये टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है जो डिफाइन की गई है बिल में। इसके अलावा पहले देखो डिफेंस पर्सनल, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब
इस 2021 के बिल में इन सब ऑफेंडर्स को भी शामिल किया गया है, मतलब इन पर भी आरोप तय हो सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए इन केसेस में जो क्रॉस बॉर्डर होते हैं? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पनिशमेंट की बात करें तो जो ऑफेंडर हैं जो इस बिल के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं तो उनको देखो मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है, 5 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने एक से अधिक बच्चों की ट्रैफिकिंग की है ना, तो उसको तो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और कई सारे केसेस में डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तरह एक प्रोविजन ये किया गया है, अगर किसी पर्सन ने ट्रैफिकिंग करके अपना घर बनाया है, प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसे जब्त भी किया जा सकता है। कौन से इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जिम्मेदारी होगी इस बिल के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने की? नेशनल लेवल पे नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट्स भी स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज का निर्माण करेंगी ताकि इस बिल के प्रोविजंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। बेनिफिट्स की बात करें तो देखो, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग से संबंधित जो केसेस है ना, वो मेजर प्रॉब्लम है, तो वो समस्या एड्रेस होगी इस बिल के पास होने के बाद में। और प्रॉपर्टी को जब्त करने का जो प्रोविजन है, इससे डेटरेंस पैदा होगा, अपराधियों में डर पैदा होगा कि पकड़े गए तो पुराना जितना प्रॉपर्टी कमाया है सब जाएगा। एनआईए को नोडल एजेंसी बनाया गया है क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग केसेस के लिए, तो इससे पता लगता है सरकार कितना सीरियस है इस बिल को लेके, इस इशू को लेके। लेकिन देखो कुछ इश्यूज भी हैं, इश्यूज जैसे कि देखो फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इनसे संबंधित तो एक्ट ऑलरेडी है ना, तो ये जो केस सामने आते हैं उस समय एंटी ट्रैफिकिंग बिल के प्रोविजंस लागू होंगे या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो एक्ट है वो लागू होगा, इसको लेके कंफ्यूजन है। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन पे फोकस नहीं किया गया है बिल में। सर्वाइवर का जो रिहैबिलिटेशन है बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए किसी को लाया गया है ट्रैफिकिंग करके और प्रोसिक्यूशन में धकेल दिया गया है, तो बाद में देखो रिहैबिलिटेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर सिर्फ अपराधी को सजा दे दी जाए लेकिन जो विक्टिम्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, फिर तो जस्टिस नहीं होगा ना। तो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन मॉडल अपनाने की आवश्यकता है ताकि विक्टिम्स को सोसाइटी में पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जा सके। नेक्स्ट, आगे तो देखो सजेशन है। सजेशन ये है, बिल को देखो आप इस प्रकार से बनाओ, बिल ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा स्ट्रोंग हो, मतलब विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच आप अपनाओ। अभी आपने ना अपराधी पे फोकस किया है, सिर्फ विक्टिम्स पे फोकस नहीं किया है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कन्विक्शन रेट भी देखो काफी कम है इन केसेस में। ट्रैफिकिंग के केस में ना छूट जाते हैं अपराधी और जो कन्विक्शन रेट है काफी कम है, 10.6%। स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन्होंने सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग के केसेस रिकॉर्ड किए। उसके बाद आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, राजस्थान। इतना डिटेल से नंबर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 2020 का डेटा है, 2020 में टोटल ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स थे 4709 और 18 साल से कम उम्र के जो विक्टिम्स थे जिनकी ट्रैफिकिंग की गई थी 2020 में, उनकी संख्या थी 2222, 4 बार 2। और पेंडेमिक की वजह से, यानी महामारी की वजह से देखो बहुत लोग वल्नरेबल हो गए, क्योंकि गरीबी आती है ना, गरीबी की वजह से बहलाना फुसलाना अपराधियों के लिए रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ट्रैफिकिंग से संबंधित जो बिल आने वाला है पार्लियामेंट में उससे संबंधित। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो OIC से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस बिल में ना शुरुआत में OIC के बारे में काफी बेसिक जानकारी डिस्कस की गई है। OIC पर सीधा क्वेश्चन आएगा ऐसी संभावना कम है। OIC को इंडिया के साथ रिलेट किया जा सकता है, प्री में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ना टेक्स्ट कंटेक्स्ट का ये आर्टिकल है और टेक्स्ट कंटेक्स्ट में आपको पता है जो आर्टिकल आते हैं वो भर के आते हैं। देखो कितना बड़ा आर्टिकल है। इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं ना मेनली इंफॉर्मेशन वाले आर्टिकल होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर आप इनके आर्टिकल्स भी डिस्कस किया कीजिए, टेक्स्ट कंटेक्स्ट वाले। देखो जो जरूरी होते हैं वो तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन देखो एक होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि बेसिक जो इंफॉर्मेशन है ना, जो कहीं से भी पढ़ी जा सकती है, वो एज्यूम कर लेते हैं एडिटोरियल वाले कि वो तो पता ही है आपको, उसके बाद वो व्यू देते हैं।
एनालिसिस को समझना जरूरी होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन तो कहीं भी मिल जाती है। तो आइए अब इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। एक एक लाइन समझने की जरूरत नहीं है, एसेंस समझिएगा। कंट्रोवर्सी आपको पता है, प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी के बाद जो विवाद पैदा हुआ उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो उसी कंटेक्स्ट में ओआईसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ओआईसी जो है मुस्लिम वर्ल्ड की एक कलेक्टिव वॉइस है, मोरक्को में इस्टेब्लिश की गई थी 1969 के समिट में। उस समय देखो जो डिस्प्यूटेड सिटी है ना जेरूसलम, इसमें अल अक्सा जो मस्जिद है ना, इसको जलाने से संबंधित केस सामने आया था, मतलब आरोप लगा था। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने मेंबर स्टेट्स के साथ सॉलिडेरिटी यानी एकजुटता प्रदर्शित करती है। जैसे पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ, कश्मीर का इशू है, उस पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है समय समय पर अपना सपोर्ट जारी करती रहती है। इसके अलावा मेंबर स्टेट्स की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन सब को प्रोटेक्ट करना, इस्लाम की डिफेमेशन होती है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, इस्लाम को डिफेंड करना, मुस्लिम सोसाइटीज़ में जो बहुत ज़्यादा डिसेंशन है उसे प्रिवेंट करना, टेररिज्म, मतलब ये सब चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट्स। यूएन के साथ और दूसरी काफ़ी सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ओआईसी काम करती है ताकि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी देखो जेडा में है इसका जो हेडक्वार्टर है, लेकिन ये डिसाइड किया गया है एक बार अगर ईस्ट जेरूसलम को आज़ाद करवा दिया गया। देखो ये जो वर्ड्स हैं ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहते हैं। जैसे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो बोलेंगे कि ईस्ट जेरूसलम अभी गुलाम है, जैसे हमारे में होता है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर है लेकिन पाकिस्तान वाले उसे आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो कौन सा नाम से पुकारा जाएगा उससे पता लगता है कौन किसके साथ है। हम तो जम्मू एंड कश्मीर ही बोलेंगे, लेकिन जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो उसे फिर गुलाम कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान के साइड वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो वर्ड्स है ना उस पर निर्भर करता है कि आप कौन सी साइड हो। तो इनका कहना है, यानी मुस्लिम कंट्रीज़ का कहना है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ईस्ट जेरूसलम अभी गुलाम है, इजराइल के कब्जे में है, एक बार इसे आज़ाद करवा दिया गया तो ओआईसी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया जाएगा ईस्ट जेरूसलम में, और इजराइल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी उसके वार क्राइम्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ने अपना चार्टर अडोप्ट किया था 1972 में, और बाद में समय समय के अनुसार चार्टर को रिवाइज किया जाता है। लास्ट बार रिवाइज किया गया था सेनेगल में जब समिट ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च 2008 में। चार्टर में बोला गया है इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं या फिर वैल्यूज़ हैं उसके प्रति डेडिकेटेड रहेंगे मेंबर कंट्रीज, और यूएन चार्टर में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी अपहेल्ड करेंगे। मेंबर स्टेट से उम्मीद की जाती है कि मेंबर स्टेट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, नाम के हैं ये। सऊदी अरेबिया, यूएई अब जाके थोड़े लिबरल होना स्टार्ट हुए हैं। पहले तो सऊदी अरेबिया में कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता था, आज भी होता है, मतलब वुमेन की कंडीशन वहाँ पे इक्वल नहीं है और डेमोक्रेसी तो वहाँ पे है ही नहीं। तो ये फॉर्मेलिटी है, बस बोल दिया। ओआईसी समय समय पर अपना 10 ईयर प्रोग्राम भी जारी करता है, जैसे 10 ईयर का प्रोग्राम ऑफ एक्शन जारी किया गया था 2015 में जो वैलिड है 2025 तक। इसका मकसद है ग्लोबली टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना और सोशल स्कीम्स को एलिमिनेट करना ताकि गरीबी को ख़त्म किया जा सके। देखो वही वाली बात है, कैसे फंक्शन करती है। सुप्रीम बॉडी है जो इन देशों के प्रीमियर्स हैं उनकी, इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल है जो चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी है और हर साल मिलती है। इसके अलावा जैसे यूएन के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट है उसी प्रकार से ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल की भी पोस्ट है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं और जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं है ना ओआईसी। इंडिया मेंबर ही नहीं है जो हम इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें याद रखेंगे। इंडिया मेंबर बनने वाला था, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। इंडिया ने मेंबर बनने वाला था 1969 में, लेकिन पाकिस्तान ने विरोध कर दिया तो इंडिया मेंबर नहीं बन सका था। तो इंडिया को यूं लगा कि इजराइल के साथ हम रिश्ते नहीं मेंटेन कर रहे थे, ये सोच के कि मुस्लिम कंट्रीज नाराज ना हो जाएं, और इन्होंने हमें ओआईसी का मेंबर भी नहीं बनने दिया। इवन हमारा डेलीगेशन 1969 के समिट में पहुंच चुका था, लास्ट मिनट में इंडिया के डेलीगेशन को लौटा दिया गया। तो फिर इंडिया धीरे धीरे इंडिया को ये रियलाइज हो गया ये मुस्लिम कंट्रीज जो है ना काम नहीं आएंगे। इंडिया ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिए। 1990 के बाद 1992-93 में हमने फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं 2018 में बांग्लादेश ने प्रपोजल रखा था
कि देखो इंडिया को ऑब्जर्वर कंट्री बना लिया जाए, और तुर्की ने भी इसका सपोर्ट किया था क्योंकि इंडिया में अच्छे खासे मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान को डर ये लगता है कि इंडिया ओआईसी में आ गया तो इंडिया के मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिश्ते इंप्रूव हो जाएंगे, तो फिर हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। और वैसे देखो आमतौर पे जो वो देश जिनमें मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, वो मेंबर बनते हैं ओआईसी के। इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन नहीं है मुस्लिम्स की। एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ज़्यादातर तो देखो उन्हीं केसेस में एक्टिव होती है जब दोनों देशों में जिनमें मुस्लिम कंट्रीज है ना, उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है ना, तब ये बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि ओआईसी जो है ना, एक इफेक्टिव वॉइस नहीं है वर्ल्ड में। मतलब ये बॉडी कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं बन सकी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और बस नाम की स्टेटमेंट्स जारी कर दी जाती है, समय समय पर फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। अदरवाइज ना रिसोर्सेज हैं इस बॉडी के पास, ना कुछ इतना ज़्यादा एक्शन लिया जाता है, सिर्फ स्टेटमेंट्स जारी कर दी जाती हैं। तो ये हमने ओआईसी के बारे में पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।